नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। छात्रों, आज मैं आपके साथ बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के सेकंड पेपर के अंतर्गत मेंडलिज्म एवं उनके वर्तमान स्वरूप पर बात करूंगा। मेंडल का नियम क्या है और उसका वर्तमान परिदृश्य क्या है, इस विषय पर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मेंडलवाद एवं उसके वर्तमान स्वरूप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो उसका उत्तर ऐसे होगा, मेंडल ने अपने प्रयोग 1 वर्षीय शाकीय पादप मीठी मटर पर किया। मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए वो 1 वर्षीय एक प्लांट था, सीजनल मतलब जिसको कि सीजनल प्लांट को मटर को ऊपर प्रयोग किए थे। और मेंडल ने इस प्रयोग हेतु P1 जनिकीय पीढ़ी हेतु RR मतलब गोल बीज वाली शुद्ध प्रजननीय किस्म के मटर के पौधे व झुर्रीदार एवं दूसरे कैसे लिए झुर्रीदार बीज वाले रिंकल्ड बीज वाले जो कि रिसेसिव थे, इसलिए छोटा आर, 2 आर छोटे RR और डोमिनेंट के लिए कैपिटल RR, ये एलिल्स हैं इसके। तो ये झुर्रीदार बीज वाले शुद्ध प्रजननीय मतलब रिप्रोडक्टिव किस्म के मटर के पौधे लिए और ये दोनों पेरेंट्स हैं, इन दोनों में क्रॉस कराया। इन दोनों में संकरण कराने पर F1 जनरेशन में सभी पौधे गोल बीज वाले, अर्थात जिसमें क्या था कि R कैपिटल वाला और स्मॉल r वाला दोनों था, अर्थात इसमें गोल बीज वाला जो लक्षण था वो डोमिनेंट था। तो कैसे पौधे प्राप्त हुए? F1 जनरेशन में कैपिटल R स्मॉल r टाइप के पौधे प्राप्त हुए, अतः बीज का गोल होना झुर्रीदार पर प्रभावी हो गया, ये डोमिनेंट हो गया। किस पर? झुर्रीदार पर गोल होना। इसी तरह से फिर क्या किया, F2 पीढ़ी में F1 पीढ़ी के पौधों अर्थात R कैपिटल स्मॉल r का क्रॉस कैपिटल R स्मॉल r का आपस में हाइब्रिडाइजेशन कराया, संकरण कराया। तो कुल 7,324 पौधों में से 5,474 गोल बीज वाले एवं 1,850 झुर्रीदार बीज वाले थे और इनका अनुपात क्या था? 3:1 का रहा। इनका अनुपात 3:1 का आता है। तो F1 पीढ़ी में मेंडलीय कारकों का सम्मिश्रण नहीं होता। F1 पीढ़ी में मेंडलीय फैक्टर्स का सम्मिश्रण नहीं होता और वे साथ साथ बने रहते हैं, किंतु प्रकट प्रभावी लक्षण का ही होता है। प्रकटीकरण जो होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर का ही होता है। F1 जनरेशन में मेंडलिज्म के जो फैक्टर्स हैं उनका मिश्रण नहीं होता है, वो मिक्सअप नहीं होते हैं और वे साथ साथ बने जरूर रहते हैं, किंतु प्रकट प्रभावी लक्षणों का ही होता है। इसमें F1 पीढ़ी में पुनः कारकों का संयोजन होता है। F1 पीढ़ी में फिर से क्या होता है, फैक्टर्स का संयोजन हो जाता है और प्रथम में गोल बीज विशेषक होते हैं, गोल बीज डोमिनेंट होते हैं फर्स्ट जनरेशन में, और द्वितीय जनरेशन में गोल झुर्रीदार दोनों उपस्थित होते हैं। द्वितीय में रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों कैरेक्टर अपीयर हो जाते हैं, परंतु गोल डोमिनेंट ही प्रभावी होता है। और तीसरे संयोजन में शुद्ध बीज वाले पौधे डोमिनेंट होते हैं। तो इस डायग्राम में आप ये देखिए कि गोल और ये रिंकल्ड है, ये राउंड सीड्स वाले हैं और रिंकल्ड सीड्स वाले हैं। तो राउंड के लिए कैपिटल R लिया, रिंकल्ड के लिए लिया स्मॉल r। इस तरीके से कैरेक्टर्स को लिया। तो ये पेरेंट्स थे। तो F1 जनरेशन के अंदर इंटरक्रॉसिंग के द्वारा इंटरक्रॉस करने से जो गैमेट्स का डिवीजन हुआ, गैमेट्स जो बने कैपिटल R और स्मॉल r गैमेट्स अलग हो गए और इनमें जो पौधे प्राप्त हुए वो F2 जनरेशन के अंदर, F1 में तो सारे गोल हुए जिसमें R कैपिटल और R स्मॉल कैरेक्टर भी था, स्मॉल r रिसेसिव है और कैपिटल R डोमिनेंट है।
तो यहाँ F1 जनरेशन में थी ये स्थिति थी। F2 के अंदर क्या हुआ, F2 में यहाँ पर कैपिटल आर आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और स्मॉल आर, मतलब 3 प्लांट्स तो जो हुए वो गोल वाले हुए और एक झुर्रीदार हुआ। इन 3 में से एक जो प्लांट था, एक जो शीड देने वाला पौधा था, वो शुद्ध गोल था। 2 ऐसे थे जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों करेक्टर थे, अर्थात गोल वाले करेक्टर भी थे और झुर्रीदार वाले करेक्टर भी थे। और तीसरा जो था उसके अंदर केवल रिंकल्ड का ही करेक्टर था, शुद्ध रिंकल्ड था, पहला वाला शुद्ध इस गोल था। तो इस प्रकार से गोल वालों की जो तादाद थी वो 3 गुनी थी, और एक जो थी एक पार्ट वो रिंकल्ड का था। तो जो रेशो प्राप्त हुआ 3:1 का प्राप्त हुआ। 75% राउंड और 25% रिंकल्ड प्लांट्स प्राप्त हुए। गोल बीज व झुर्रीदार बीज वाले पौधों के मध्य का संकरण का ये डायग्राम आपको देना है। और इस तरह से मेंडल ने पाया कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण रूप ही प्रकट होता है, यहाँ अप्रभावी लक्षण रूप प्रकट नहीं होता है। F1 पीढ़ी में क्या होता है, केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर होता है, और रिसेसिव लक्षण जो होता है वह प्रकट नहीं होता है। यह F2 पीढ़ी में पुनः प्रकट होता है। अतः F1 पीढ़ी में फैक्टर्स का सम्मिश्रण नहीं होता है, केवल वे साथ साथ बने रहते हैं एवं एक एक अर्थात प्रभावी ही प्रकट होता है। युग्मक निर्माण के समय ये दोनों कारक पृथक या विसंयोजित हो जाते हैं। युग्मक निर्माण के समय क्या होता है, ये दोनों ही फैक्टर्स पृथक या विसंयोजित हो जाते हैं, और प्रत्येक युग्मक एक विशेष लक्षण का केवल एक कारक पाया जाता है। प्रत्येक युग्मक में एक विशेष लक्षण का केवल एक फैक्टर ही पाया जाता है, और इसे विसंयोजन या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अर्थात पृथक्करण का नियम कहते हैं। और इससे या इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर गेमेट्स प्योर हो जाते हैं F2 जनरेशन के अंदर। 25% शुद्ध गोल होते हैं, 25% शुद्ध रिंकल्ड होते हैं, और 50% यहाँ पर डोमिनेंट रिंकल्ड और राउंड के कैरेक्टर वाले होते हैं, परंतु अपीयर इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर राउंड ही होता है। तो इसी तरह से दूसरा नियम है प्रभाविता का नियम, यह लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें एक जोड़ी विपर्यासी का मतलब था विपरीत प्रकृति के युग्म विकल्पी लक्षणों में से एक लक्षण पूर्णतया दूसरे लक्षण पर प्रभावी होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक जोड़ी विपर्यासी युग्म विकल्पी लक्षणों में से एक लक्षण पूर्णतया दूसरे लक्षण पर प्रभावी होता है, और इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। तीसरा नियम होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या होता है, एक से द्वारा जोड़ी विपर्यासी एक से ज़्यादा जोड़ी विपर्यासी मतलब डिफरेंट तरीके के लक्षणों का अध्ययन करने पर एक दूसरे को बिना प्रभावित किए स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं। एक से ज़्यादा जोड़ी विपर्यासी मतलब डिफरेंट तरीके के लक्षणों का अध्ययन करने पर वे एक दूसरे को बिना प्रभावित किए स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, और इसको कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है, ऐसा संकरण जिसमें 2 जोड़ी लक्षण लिए जाएं एवं वंशांगति प्राप्त की जाए संकरण कहलाता है। ऐसा लक्ष्य संकरण जिसमें 2 जोड़ी
लक्षण लिए जाएं एवं वंशगति प्राप्त की जाए। ऐसा संकरण मेंडल का स्वतंत्र अवयवीकरण का नियम कहलाता है। पेरेंट्स की प्रथम पीढ़ी F1 में पीले व गोल तथा हरे एवं संकीर्ण अर्थात रिंकल्ड या झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधों के मध्य संकरण कराया। पीले एवं गोल बीज मतलब YY और RR दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर तथा हरे एवं संकीर्ण बीज स्मॉल y स्मॉल r के बीच संकरण से F1 पीढ़ी में सभी पौधे पीले एवं गोल थे। अतः पीले व गोल बीज का लक्षण हरे व संकीर्ण पर प्रभावी है। पीले एवं गोल बीज का जो कैरेक्टर था वो हरे एवं संकीर्ण पर प्रभावी होगा। और इस प्रकार F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप 4 प्रकार से प्राप्त हुए, जबकि F1 पीढ़ी में प्रयुक्त जनक प्रारूप 2 प्रकार के थे। लक्षणों के दोनों युग्म एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर व्यवहार करते हैं और फैक्टर्स के या कारकों के स्वतंत्र व्यवहार को ही सारणी F2 में पीढ़ी में प्राप्त जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में समझा जा सकता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जीनोटाइप दिखाया हुआ है, यहाँ जीनोटाइप रेशो दिखाया हुआ है, यहाँ फिनोटाइप है और यहाँ लक्षण प्रतिरूप अनुपात दिया हुआ है, मतलब इनका कैसे लक्षण अपीयर होते हैं। तो पहले सेट में कैपिटल R इनका जीनोटाइप 1 है। दूसरे वाले में कैपिटल Y कैपिटल R और स्मॉल r था। इनका जीनोटाइप 2 तरीके का हो गया। यहाँ पर पीले एवं गोल दोनों तरह के हैं, इनकी संख्या 9 होती है। फिर तीसरे में Y कैपिटल R यहाँ 2 तरह के जीनोटाइप हैं और येलो एंड राउंड तरीके के यहाँ पर बीज मिलते हैं। चौथे में इसी तरह से YY और RR 4 तरह के जीनोटाइप होते हैं। पांचवें के अंदर कैपिटल Y स्मॉल r एक तरह का जीनोटाइप होता है। पीले व संकीर्ण तरीके के बीज मिलते हैं। 3 इसके रेशो होता है, 3 इसकी तादाद होती है। इसी तरह से YY और RR कैपिटल Y यहाँ पर डोमिनेंट वाला है, बाकी रिसेसिव है। इसमें 2 तरीके का जीनोटाइप होता है रेशो, और येलो एंड रिंकल्ड सीड्स प्राप्त होते हैं। इसी तरह से स्मॉल y और कैपिटल R 1 जीनोटाइप होता है, हरे एवं गोल बीज प्राप्त होते हैं और इनका रेशो 3 होता है। इसी तरह से स्मॉल y और कैपिटल R और स्मॉल r के 2 जीनोटाइप होते हैं, ग्रीन और राउंड तरीके का सीड प्राप्त होता है। और ये आखिरी वाला YY और RR सारे के सारे रिसेसिव छोटे वाले लेटर्स के से दिखाए गए हैं। एक तरीके का जीनोटाइप प्राप्त होता है, हरे एवं संकीर्ण ग्रीन और रिंकल्ड सीड्स प्राप्त होते हैं और एक इसका जीनोटाइप होता है। तो इस प्रकार से इस टेबल से आप इसको दिखा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।